अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास कैसे हैं बच्चे? आप लोग ठीक हैं? अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। मुझे बड़ी खुशी हुई है आप लोगों के साथ कुछ अपना नॉलेज, अपनी कुछ स्किल डिस्कस करके, शेयर करके। आप लोगों का ना चैप्टर नंबर 4 में एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ सेल, जिसको हम नाम देते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। बुनियादी तौर पर ये 10th क्लास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए भी है, तो सारे ही लोग इसको सुने, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सपोज दैट कि आपके सामने ये एक सेल है, ठीक है जी, ये सब से सेल है और ये एनिमल सेल है, ठीक है, एनिमल सेल है। एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती, और जो मैं आपको प्रोसेस समझाने जा रहा हूँ ये सिर्फ एनिमल सेल में ही होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लांट सेल के बाहर एक रिजिड सेल वॉल होती है जो कि बाहर से बड़े फूड के पार्टिकल्स को सेल के अंदर मोस्टली जाने से रोक लेती है, लेकिन इन्फेक्शियस पार्टिकल को नहीं। इनके इन्फेक्शियस पार्टिकल समटाइम वो सेल के अंदर चले जाते हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया। सपोज दैट यहाँ पे कोई बड़ा फूड का पार्टिकल है, इतना बड़ा फूड का पार्टिकल है या इतना बड़ा बैक्टीरिया है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्ट नहीं गुजर सकता। ऐसे पार्टिकल जैसे ही किसी सेल के पास आते हैं तो बड़ा होने की वजह से वो सेल के ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बेंड कर जाती है, ऐसे ये देख लो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब बेंड करती है तो उससे एक इन्वेजिनेशन होती है, एक आप कह सकते हैं कि वेजिकल बनता है, वैक्यूल शेप स्ट्रक्चर बनती है। फाइनली ये इस तरह से एक वैक्यूल की शेप अख्तियार कर लेता है और ये सेल के अंदर आ जाता है। हम इसको एक नाम देंगे, हम इस फूड का एक ही कलर कर लेते हैं, मसलन इसको हम एक नाम दे देते हैं, इसको एक नाम देंगे फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल तो सेल के अंदर इस तरह से किसी बड़े पार्टिकल का आना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। एंडो मीन इनसाइड, साइटो मीन सेल, SIS प्रोसेस का नाम है। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई बड़े फूड के पार्टिकल सेल के अंदर मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। द प्रोसेस इन विच लार्ज फॉरेन पार्टिकल्स, ये भी कहा जा सकता है, इन विच लार्ज फॉरेन पार्टिकल्स मूव इनटू द सेल इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल्स कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस स्टूडेंट दो तरह की हो सकती है। एंडोसाइटोसिस की एक फॉर्म है जिसको हम कहते हैं, इसकी एक शेप है, इसकी एक फॉर्म है जिसको नाम दिया जाता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, फेगो का मतलब होता है इनगल्फ करना, अगेन वही साइटोमिन सेल SIS प्रोसेस। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सेल सॉलिड मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर इनगल्फ कर रहा हो इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। और दूसरा है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, ऐसा पिनो का मतलब होता है ड्रिंकिंग, फेगो मीन ईटिंग। ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई सेल कोई लिक्विड मटेरियल, बड़े बड़े पार्टिकल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल को वेसिकल की फॉर्म में अपने सेल के अंदर लेके जा रहा हो तो उसको क्या नाम देंगे हम? पिनोसाइटोसिस। लेकिन प्रोसेस ऐसा ही होगा। ये फूड वैक्यूल सेल के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, लाइसोसोम इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। सपोज दैट कि आपके सामने एक ये न्यूक्लियस है इस तरह से, ठीक हो गया जी, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की आपको पता होना चाहिए कि दो मेम्ब्रेन्स होती हैं ऐसे,
आउटर और इनर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन के साथ इस तरह से वेसिकल्स या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, मैं सॉरी वेसिकल कह दिए, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको नाम देते हैं सिस्टर्नी का, ऐसे। और ये तमाम सिस्टर्नी मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से इनकी ये शेप होती है ऐसे, ये जरा डायग्राम बनती हुई देखें ऐसे। और इन्हीं से कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी मजीद निकलती हैं जिनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। और ये दो तरह की होती है, कुछ ऐसी होती हैं जिनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं और कुछ ऐसी हैं जिनके सरफेस पे राइबोसोम नहीं होते। अगर इनके सरफेस पे राइबोसोम होंगे तो इनको नाम देंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, RER। और अगर इनके सरफेस पे राइबोसोम नहीं है तो इनको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स निकलते हैं और ये वेसिकल आपस में फ्यूज करके इस तरह से गोल्जी एपरेटस बना देते हैं। इस तरह से ये आपस में जुड़ते हैं और इनसे मजीद ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बनती हैं जिनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं, सॉरी गोल्जी एपरेटस का नाम देते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आपके सामने बन रहा है ये एक्चुअली गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी वेसिकल ही है। ये भी एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रोटीन्स बनती हैं और वो पैक होके गोल्जी एपरेटस के पास आती हैं ताकि उनको फाइनल शेप मिल सके। वो यहाँ पे आके फ्यूज हो जाती है ऐसे। गोल्जी एपरेटस इन प्रोटीन्स को, इन एंजाइम को, हार्मोन्स को फाइनल शेप देता है और यहाँ से पैक होके बाहर निकलती हैं और उनको कहते हैं गोल्जी वेसिकल्स। ये गोल्जी वेसिकल जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है और अपने कंटेंट सेल से बाहर भेज देते हैं। ये जो सेल से बाहर भेजने का प्रोसेस है इसको नाम देते हैं एक्सोसाइटोसिस का। यानी कि वो मटेरियल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से नहीं गुजर सकता था वेसिकल की फॉर्म में पैक हुआ और सेल से बाहर चला गया, ऐसे प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। और ये जो मटेरियल यहाँ पे बना है ये सेल के अंदर भी काम कर सकता है, ये सेल के अंदर भी डाइजेस्टिव रोल प्ले कर सकता है एज अ लाइसोसोम। तो ये एक कॉन्सेप्ट था एंडोसाइटोसिस का और एक्सोसाइटोसिस का। सेल में से बड़े वैक्यूल जब सेल से बाहर निकलते हैं तो इनको क्या नाम देते हैं, एक्सोसाइटोसिस। और अगर ये सेल के अंदर दाखिल होंगे तो इनको एंडोसाइटोसिस का नाम देते हैं। तो ये आपने अंडरस्टैंड किया आज एनिमल सेल में। प्लांट सेल के बाहर एक रिजिड किस्म की हार्ड सेल वॉल होती है, इस वजह से मोस्टली ये प्रोसेस उनमें नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है, समझना है और डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस भी करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।